हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी पिछली वीडियो पर जो आपका व्यू मिला वो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो आपने कमेंट किया और जिस हिसाब से मेरा आप लोगों ने प्रमोट किया, सपोर्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं आपसे बताऊं कि मुझे इतना अच्छा लगा कि आज रात में मुझे सही से नींद नहीं आ रही थी और मैं सुबह ही वीडियो बनाने के लिए एकदम एक्साइटेड था। और फिर आज नहा धो के सुबह जल्दी ही आप लोगों के बीच वीडियो बनाने के लिए मैं आ गया, जो आपके लिए तो जान लीजिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप पेट की परीक्षा देने वाले हैं या इवन आप कोई भी परीक्षा देने वाले हैं जहां भारतीय संविधान पूछा जाता है, जैसे यूपी टेट, सुपर टेट, पेट और भी एनडीए सीडीएस में भी भारतीय राज्य व्यवस्था से जहाँ से क्वेश्चन आता है, ये जो हमारा क्लास है बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है यहाँ से। मेरे समझ से जितनी भी जानकारी हो सकती है अधिकतम वो मैं आपको दे रहा हूँ। बस आपका काम है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और उसको शेयर करके आगे बढ़ाते रहिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो मैं आपको बता दूं कि पिछली क्लास में मैंने जो पढ़ा उसको एक बार से फिर से रिकॉल कराता हूं आपको जल्दी। 31 दिसंबर सन 1600 को कंपनी के गठन के साथ ही भारत के संविधान का विकास का सूत्रपात हो जाता है और 1773 ईस्वी में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया उसमें कुछ प्रावधान किए गए। वो कुछ इस तरह से कि एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1974 में, जो कि किया गया। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा और कंपनी के जो कर्मचारी घूस रिश्वत उपहार लेते थे उसको प्रतिबंधित कर दिया गया और व्यक्तिगत व्यापार पे प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 आता है, जिसके तहत बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इसके बाद 1786 का एक्ट आता है जिसमें कार्नवालिस को, स्पेशली कार्नवालिस के लिए ये लाया गया था। प्रधान सेनापति की उपाधि प्रदान की गई और गवर्नर जनरल को वीटो की शक्ति प्रदान की गई। इसके बाद 1793 का एक्ट आता है जिसके माध्यम से 1784 की जो पिट्स इंडिया एक्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। उनके वेतन और खर्चे का, भत्ते का जो खर्च था वो भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। फिर 1813 का जो एक्ट है, राजलेख है, वो आज हम पढ़ेंगे। तो 1813 का जो राजलेख है इसमें व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने की मांग जो 1793 से हो रही थी उसको पूरा कर दिया गया और इनके व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार अब भी जारी रहा। कई जगह लिखा था चाय और चीनी व्यापार खत्म कर दिया गया। चाय और चीनी का मतलब ये नहीं होता कि चाय पत्ती और चीनी मिला दिया और एक चाय बना के पी लिया, ऐसा जो है चाय बनाने वाला व्यापार खत्म कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं, टी स्टॉल वाला नहीं सिस्टम है। ये चाय और चीन जो देश है उसके साथ व्यापार खत्म कर दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार बना रहा। अंग्रेजों का, माने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था चाय और चीन के साथ अभी भी बना रहा और बाकी एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। और फिर इंग्लिश मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान की गई। इंग्लिश मिशनरी भारत में धर्म प्रचार करने के लिए आते तो वो कैसे प्रचार करते? तो शिक्षा तो होनी चाहिए ना। इंग्लिश, जैसे वो वेल एजुकेटेड थे, पूरी तरह से पढ़े, इंग्लिश उनका माध्यम था और भारत में हिंदी लोग जानते थे, तो उनको शिक्षित करने के लिए एक ये भी प्रावधान आया कि भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा। 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा। ये 1813 का अधिनियम था। और इसके बाद आता है 1833 का अधिनियम, 1833 का राजलेख या चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसमें जो काम हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और
लॉर्ड विलियम बेंटिंक इस तरह पहला भारत का गवर्नर जनरल बना। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक बनता है। और व्यापारिक एकाधिकार जो चाय और चीन के साथ बचा हुआ था कंपनी का, वो भी अब यहाँ 1833 के अधिनियम की तरह पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। और गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथे सदस्य की नियुक्ति की गई जो विधि सदस्य के रूप में था, और विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति होती है। कंपनी की नियुक्ति कंपनी ने मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट में या इस राजलेख में जो एक बड़ा काम हुआ वो ये हुआ कि कंपनी में नियुक्ति के लिए भेदभाव समाप्त कर दिया गया। यानी कि कोई व्यक्ति लिंग, जाति, धर्म, जन्म स्थान आदि के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। एक बड़ा, मेरे ख्याल से ये एक बड़ा कदम है जो आज के संविधान में आर्टिकल 15-16 में है कि मतलब किसी भी नियुक्ति में या सरकारी विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाए। लिंग, जात, जन्म, धर्म, स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। उसका सूत्रपात कहीं ना कहीं यहाँ से होता है, 1833 के अधिनियम से होता है। 1833 के अधिनियम के तहत ही सती प्रथा का अंत कर दिया गया और 1833 के अधिनियम के माध्यम से ही 1843 में दास प्रथा का भी अंत कर दिया गया। तो इस तरह से यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम था 1833 का अधिनियम। इसके बाद आता है 1853 का राजलेख। यह अंतिम राजलेख है या चार्टर एक्ट ऑफ इंडिया जो था 1853, ये एक अंतिम चार्टर था। इसके बाद 1857 की क्रांति हो जाती है और भारत शासन अधिनियम, कंपनी का शासन खत्म हो जाता है और भारत शासन अधिनियम आने लगता है। तो चौथा सदस्य जो विधि सदस्य के रूप में था उसको पूर्ण सदस्य का दर्जा दे दिया गया। और यहाँ एक बड़ा कदम ये हुआ कि 1833 के अधिनियम में जो लिंग, जाति, धर्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध हुआ था, मतलब नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसको एक कदम और आगे बढ़ाते हुए 1853 के अधिनियम में कर्मचारियों की नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। आज जो प्रतियोगी परीक्षा हम देते हैं उसका कहीं न कहीं सूत्रपात 1853 के अधिनियम के तहत किया गया कि कर्मचारियों की नियुक्ति में प्रतियोगी परीक्षा से किया जाएगा। और एक बड़ा कदम यह उठाया गया 1853 के अधिनियम में 12 सदस्यीय विधान परिषद का स्थापना किया गया। इसके बाद 1857 की क्रांति होती है और आता है समय 1858 का। 1858 में भारत शासन अधिनियम आता है। भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1858, ठीक। भारत शासन अधिनियम 1858। इसमें जो मुख्य प्रावधान किया गया, 1 नवंबर सन 1858 को, 1 नवंबर, डेट याद रखिए, 1 नवंबर सन 1858 को लॉर्ड कैनिंग जो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र लेकर, महारानी, अब देखिए आप, जब कंपनी की स्थापना हुई थी सन 1600 में, 31 दिसंबर सन 1600 में, उस समय जो ब्रिटेन की महारानी थी वो महारानी एलिजाबेथ थी। इस समय जब कैनिंग 1858 का घोषणा पत्र लेकर आता है तो इस समय महारानी है महारानी विक्टोरिया। तो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र लेके कैनिंग इलाहाबाद, आज का प्रयागराज, तब का इलाहाबाद में
कैनिंग 1 नवंबर 1858 को कैनिंग इलाहाबाद में अपना महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र प्रस्तुत करता है और वो बताता है, सबसे पहले उसने बताया कि आज से मेरा नाम गवर्नर जनरल नहीं रहेगा, आज से मेरा नाम गवर्नर जनरल नहीं रहेगा, आज से मेरा नाम होगा वायसराय। उसने कहा कि महारानी ने कहा है कि आज से मेरा नाम गवर्नर जनरल नहीं है, आज से मेरा नाम क्या है, वायसराय है। तो गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल थे कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव। वही व्यक्ति जब कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा था तो उसका नाम था गवर्नर जनरल। लेकिन अब यहाँ कंपनी का शासन हो गया समाप्त। क्या हो गया? कंपनी का शासन समाप्त हो गया। कंपनी का शासन समाप्त हो गया तो गवर्नर जनरल का पद भी समाप्त हो गया। कंपनी का शासन समाप्त। अब किसका शासन है? अब क्राउन का शासन है। जब वही व्यक्ति क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव है तो उसका नाम क्या है? वायसराय है। इस तरह भारत का पहला वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड कैनिंग। ठीक। लॉर्ड कैनिंग के शासन का मतलब 1858 के अधिनियम के तहत ही जो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में द्वैध शासन लागू किया गया था, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इनका पद खत्म कर दिया गया और इनके स्थान पर एक नया पद सृजित किया गया जिसका नाम था भारत सचिव। क्या नाम था उसका? भारत सचिव। भारत सचिव को सहायता देने के लिए, जैसे राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए 15 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद है, उसी तरह भारत सचिव को सहायता और सलाह देने के लिए 15 सदस्यों का चयन किया गया। मतलब इसके भारत सचिव 15 सदस्य और इनकी परिषद में आ गए और इन सबको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? भारत परिषद या होम गवर्नेंस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भारत परिषद कहा जाता था। भारत परिषद। अब 1858 के अधिनियम में जो कमी थी उसको दूर करने के लिए 1861 में अधिनियम आया। 1861 के अधिनियम में भारत शासन अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1861 में जो महत्वपूर्ण कार्य किया गया वो ये कि 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई। क्या किया गया? 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई। अब 3 हाई कोर्ट कहाँ कहाँ? सबकी जाहिर सी बात है 3 जो महत्वपूर्ण स्थान थे, तीनों प्रेसिडेंसी, वहाँ हाई कोर्ट की स्थापना की गई। और इसके साथ ही जब हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट आ गया तो हाई कोर्ट चलेगा कैसे? हाई कोर्ट चलाने के लिए आईपीसी सीआरपीसी तो होनी चाहिए। वो सज़ा कैसे सुनाएगा? जज सज़ा कैसे, हाई कोर्ट में सज़ा कैसे सुनाएगी? आईपीसी सीआरपीसी की इसके लिए आवश्यकता हुई। तो 1861 के अधिनियम के तहत ही आईपीसी और सीआरपीसी का सूत्रपात होता है।
आईपीसी और सीआरपीसी का शुरुआत होता है, का सूत्रपात होता है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण अधिनियम आया वो था 1892 का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1892। यह एक महत्वपूर्ण अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम 1892 भारत शासन अधिनियम 1892। दरअसल 1892 का अधिनियम आने के पहले कुछ सीन हुआ, मतलब कुछ घटनाएं घटी। क्या घटनाएं घटी? 1857 की क्रांति जब हो रही थी, उस समय जो शिक्षित भारतीय थे वो क्रांति में सहयोग नहीं किए। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि अंग्रेज हमारे दुश्मन नहीं है, वो हमारे सहयोगी हैं। वो इस बेस पे कि 1833 का जो अधिनियम आया उसमें था समानता को लाना, मतलब जो लिंग, जाति, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव है उसको समाप्त किया जाना। और 1853 के अधिनियम के तहत तो कर्मचारियों की नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से की जाने लगी। और उन्होंने कहा कि हम अंग्रेज जो है हमारे देश में रेल ला रहे हैं, पटरियां बिछा रहे हैं और हमारे विकास में सहयोग कर रहे हैं, और सामाजिक बुराई, सती प्रथा, दास प्रथा, सामाजिक भेदभाव, इनका तो अंत कर रहे हैं। तो अंग्रेज हमारे खिलाफ कैसे हो सकते हैं? और हमारे जो अंदर बुराइयां हैं, जैसे दिव्यकीर्ति सर का एक वीडियो देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि जाति प्रथा और सामाजिक भेदभाव अगर समाप्त करना है तो मेरे ख्याल से उनको, मतलब दिव्यकीर्ति सर ने कहा कि जिसके अंदर ये भेदभाव के गुण है या जहाँ ये गुण है उनको बढ़िया से पढ़ा दिया जाए, ढंग से पढ़ा दिया जाए, तो ये बुराई जो है समाप्त हो जाएगी। तो आज भी जहाँ शिक्षित समाज है वहाँ भेदभाव कम है या नहीं है, तो वो गुण उस समय भी था, तो भेदभाव नहीं था, भेदभाव कम हो रहा था। उनको लगा कि ये जो है हमारे समाज में अब सहयोग कर रहे हैं। लेकिन उनकी आंखें तब खुली जब इल्बर्ट बिल विवाद होता है। इल्बर्ट बिल विवाद में ये हुआ कि उसमें एक कानून पारित होने वाला था जो कि पारित नहीं हो सका। उसमें ये था कि भारतीय जो जज होंगे वो अंग्रेज़ों के ऊपर जो मुकदमा चलाया जाएगा उस पर सज़ा सुना सकते हैं, और इसका एक कड़ा विरोध हुआ और बिल पारित नहीं हो सका। इसने शिक्षित भारतीयों की आंखें खोल दी कि अरे, जो सामाजिक असमानता की बात करते हैं और जो कहते हैं कि हम भेदभाव समाप्त कर रहे हैं, यहाँ तो सारे भेदभाव एक साथ हो रहे हैं, लिंग, जात, धर्म, जन्म स्थान सबके आधार पे भेदभाव हो रहा है। और फिर उसके बाद 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो जाती है इस तरह। और कुछ ही दिन पहले अभी 1857 में एक बड़ी क्रांति देखे थे वो, तो इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने, मतलब भारतीय क्रांतिकारियों पे या नरम दल के क्रांतिकारियों पर एक मरहम लगाने का काम किया। उन्होंने पहली बार भारत को निर्वाचन से परिचित कराया, यानी भारत में प्रथम बार निर्वाचन कब शुरू हुआ? निर्वाचन शुरू हुआ पहली बार 1892 के अधिनियम से। निर्वाचन पहली बार कब शुरू हुआ? 1858 के अधिनियम से। हालांकि ये निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। अब पूछोगे अप्रत्यक्ष गुरु क्या निर्वाचन है? तो अप्रत्यक्ष, जैसे राष्ट्रपति का वोट होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, हम आप वोट करते हैं? नहीं वोट करते हैं। हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि वोट करते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट वोट हो रहा है। हम वोट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा वोट कहीं न कहीं राष्ट्रपति तक पहुंच रहा है, क्योंकि हमारे ही द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि उनको वोट कर रहे हैं। तो यहाँ भी जो निर्वाचन था वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। और इनमें कौन कौन लोग भाग दे रहे थे? तो नगर पालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय के सदस्य इनमें वोट कर रहे थे। तो ये एक तरीके से निर्वाचन का शुरुआत होता है।
जब सदस्य निर्वाचित हो गए तो उनको बहस करने का अधिकार दिया गया। बजट पर बहस और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। बजट पर बहस और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। अधिकार दिया गया, लेकिन उनको कुछ अभी ये कंप्लीट नहीं था। क्यों? क्योंकि अभी उनको अनुपूरक प्रश्न पूछने और वोट करने का अधिकार नहीं था। मताधिकार का प्रयोग जैसे आज भी है, कोई कानून, कोई विधेयक विधानसभा में या लोकसभा में पारित कराना है तो क्या होता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों वोट करते हैं। अगर जिसका बहुमत सिद्ध हो जाता है तो विधेयक पारित हो जाता है। अगर बहुमत नहीं हो पाता तो विधेयक गिर जाता है। वही कंडीशन वहाँ उस समय भी थी। लेकिन उस समय भारतीयों को, जो यहाँ निर्वाचित सदस्य, भारत के निर्वाचित सदस्य, उनको वोट करने का अधिकार नहीं दिया गया। और कोई प्रश्न अगर पूछ दिए, कोई भारतीय अगर कोई प्रश्न पूछ दिया, उस पर अगर उत्तर आ गया तो उस उत्तर के पे फिर से प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया जा सकता था। तो यही था कि अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। मताधिकार और अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। ये दोनों अधिकार अभी भी प्राप्त नहीं हुए थे। फिर आया भारत शासन अधिनियम 1909। इसे कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार। क्या आया? भारत शासन अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1909। भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत मार्ले मिंटो ने सांप्रदायिक पंचायत की शुरुआत की। उस समय भारत सचिव थे मार्ले और वायसराय थे मिंटो, और इस सुधार को कहा गया मार्ले मिंटो सुधार। देखिए, भारत सचिव का जो पद था वो वायसराय के पद से बड़ा पद था। तो इसलिए अब देखेंगे कि मार्ले जो है उसका नाम आगे रखा गया। तो ये क्या है? ये है भारत सचिव। भारत सचिव है। और मिंटो क्या है? वायसराय है। और इसका जो अधिनियम आया, इसको कहा जाता है सांप्रदायिक पंचायत। क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक पंचायत। अब इसको सांप्रदायिक पंचायत कहने की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल ये मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। वायसराय मिंटो ने भारत सचिव मार्ले को एक पत्र लिखा। उस पत्र में उसने लिखा कि हम नाग के दांत बो रहे हैं जिसका फल भयानक होगा, भीषण होगा। और हुआ भी। कालांतर में आप देखेंगे पश्चिम में पाकिस्तान और पूर्व में बांग्लादेश, शुरू में तो दोनों पाकिस्तान ही थे, भारत से अलग हो गए। तो उसका फल जो है भीषण हुआ। सांप्रदायिक पंचायत में पृथक मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली
दी गई। पृथक निर्वाचक क्षेत्र, पृथक निर्वाचन प्रणाली में क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली पृथक निर्वाचन प्रणाली लाने के पीछे अंग्रेजों की जो मंशा थी, मिंटो की जो मंशा थी, वो ये था कि भारत में जो उग्र राष्ट्रवाद चल रहा था उसको दबाने का मूल लक्ष्य था। आप देखेंगे कि उस समय खून का बदला खून, अनुशीलन समिति और फिर जो है बाल गंगाधर लाल बालपाल का की जो गतिविधियां थी, उग्र राष्ट्रवाद की जो विचारधारा थी, उसको दबाने के लिए इसने पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की, जिससे उन्होंने कि पृथक निर्वाचन प्रणाली हो जाएगी तो हिंदू मुसलमान आपस में लड़ जाएंगे। और हुआ भी। आप देखेंगे कि 1909 के बाद 1920 तक, मतलब चौरी चौरा घटना से पहले, काकोरी और चौरी चौरा घटना से पहले कोई उग्र राष्ट्रवाद से संबंधित कोई क्रिया नहीं दिखाई पड़ती या कम दिखाई पड़ती है, क्योंकि आप देखेंगे अरविंद घोष को एक तरीके से वो सन्यासी ले लिए, बाल गंगाधर तिलक को जेल कर दिया गया, और इन्हीं के कारणों से फिर धीरे धीरे एक उग्र राष्ट्रवाद की विचारधारा दब गई। पृथक निर्वाचन प्रणाली, ठीक। और फिर अंग्रेजों ने नरमपंथी जो उग्र राष्ट्रवाद को दबाया, साथ ही नरमपंथी जो थे, जिसके मेन लीडर थे फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, इन लोगों के ऊपर मरहम लगाने का भी काम किया। उसने क्या किया कि 1892 के अधिनियम में, 1892 के अधिनियम के तहत जो मताधिकार और अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था, उसको भी दे दिया है उसने। 1909 के अधिनियम के तहत अनुपूरक प्रश्न पूछने, अनुपूरक प्रश्न का अधिकार दे दिया और मताधिकार का भी अधिकार दे दिया। यानी किसी भी विधेयक पर अपना वो मत दे सकते थे, वोट दे सकते थे। लेकिन अभी भी बजट पर मत देने का अधिकार नहीं था। आज भी आप देखेंगे कि बजट पर राज्यसभा में बजट को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। उसी तरह था कि बजट पर वोट करने का अधिकार भारतीयों को नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ सहूलियत मिली। अनुपूरक प्रश्न और मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार 1909 के अधिनियम के तहत दे दिया गया। इसके बाद 1909 की अधिनियम में जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आता है। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम, अब तक जितने अधिनियम हमने पढ़े हैं, भारत शासन अधिनियम उनमें सबसे महत्वपूर्ण है। इस समय भारत सचिव थे मॉन्टेग्यू, भारत सचिव थे कौन? मॉन्टेग्यू। और वायसराय थे चेम्सफोर्ड। और वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड। और इन दोनों को सम्मिलित रूप से कहा गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। भारत शासन अधिनियम को क्या कहा गया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड जो सुधार था वो सांप्रदायिक पंचायत जो 1909 में मार्ले मिंटो द्वारा लाया गया उसको और आगे बढ़ा दिया। सांप्रदायिक पंचायत को और बढ़ा दिया गया और उसमें सिख और ईसाइयों को भी शामिल कर दिया गया। तो 1919 के अधिनियम के तहत जो सांप्रदायिक पंचायत है,
सांप्रदायिक पंचाट को और अधिक, सांप्रदायिकता कह सकते हैं एक तरीके से, नहीं, सांप्रदायिक पंचाट को और अधिक प्रमोट किया गया। और इसमें सिख और ईसाई दोनों को शामिल कर लिया गया। सिख और ईसाई को शामिल कर दिया गया। 1919 के अधिनियम आने से पहले आप देखेंगे कि नरम दल और गरम दल का विलय हो चुका था, लीग और कांग्रेस में समझौता हो चुका था, और भारत में स्वदेश के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए होम रूल लीग मूवमेंट जो है काफ़ी आगे था, काफ़ी सक्रिय भूमिका निभा रहा था। तो इस तरह भारतीयों की जो भावना थी उसको एक तरीके से मरहम लगाने के लिए, या जलियांवाला बाग जो हत्याकांड होने के बाद भारत के लोगों में अंग्रेज़ों के प्रति जो नफरत फैल रही थी उसको कम करने के लिए उसने क्या कहा कि भारत को धीरे धीरे हम डोमिनियन राज का दर्जा प्रदान करेंगे। इसके लिए उसने पहले उसने प्रांतों में द्वैध शासन लाया। क्या किया? प्रांतों में द्वैध शासन लाया। अब आप सोचेंगे कि गुरुजी ये क्या भला है, द्वैध शासन क्या है? तो द्वैध शासन का मतलब वही है कि दो तरह का शासन, प्रांतों में दो तरह का शासन चलने लगा। केंद्र में तो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद उसी तरह कार्य कर रही थी, लेकिन राज्य में भी गवर्नर होते थे। गवर्नर के पास मतलब शक्तियों के जो कार्य थे, जो विभागे थे, उनको दो भागों में बांट दिया गया, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। दो भागों में बांट दिया गया, आरक्षित विषय, और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय जो था वो गवर्नर को दे दिया गया, यानी प्रांतों के जो गवर्नर थे उनकी परिषद को दिया गया। और जो हस्तांतरित विषय थे वो भारतीय मंत्री इलेक्टेड होते थे, भारत के मंत्रियों को दिया गया। अब आरक्षित विषय क्या थे? जितने महत्वपूर्ण विषय थे, वित्त से संबंधित, डाक से संबंधित, वो सारे आरक्षित विषय गवर्नर और उसकी परिषद को दिए गए। हस्तांतरित विषय भारत के मंत्रियों को दिया गया। लेकिन हम भारतीय जो है, उंगली पकड़ा दीजिए तो बाँह पकड़ने में बहुत तेज है। ये जो भारत शासन अधिनियम 1919 में आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय यानी प्रांतों में द्वैध शासन के तहत एक बार दिया गया, फिर आप देखेंगे भारत शासन अधिनियम में प्रांतों में पूरी तरह स्वायत्तता मिल गई और केंद्र में द्वैध शासन लागू हो जाता है। तो भारत शासन अधिनियम जो 1933 आया, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 भारत शासन अधिनियम जो 1935 आया, इसमें क्या किया गया कि प्रावधान किया गया कि प्रांतों में जो द्वैध शासन है उसको समाप्त किया जाएगा। प्रांतों का द्वैध शासन समाप्त करके किया क्या जाएगा? प्रांतों में भारतीयों को पूरी तरह से स्वायत्तता दे दी गई, यानी एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा प्रदान कर दिया गया प्रांतों को। लेकिन केंद्र में द्वैध शासन लागू हो गया। आगे की जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे। और आप लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।